आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बीजेपी के मोदी मित्र अभियान के तहत अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन आज सहारनपुर के देवबंद में हुआ और इस कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मौजूद रहे। बीजेपी मोदी मित्र अभियान के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 9 सालों की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय के बीच ले जा रही है। इसे लेकर लाभार्थियों का सम्मेलन किया जा रहा है और ये तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए थे। तमाम मुसलमानों के लिए एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तमाम मंत्री जियो का हम इस्तेमाल करते हैं और जनता पार्टी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जो स्टेज पर है वो वोट पहुंचे, हर चीज की योजना मिल रही है देवबंद में। जो भी क्या नाम और जरूरतमंद है उनको भी कोशिश हम भी महिला मिलके वो सब काम करा रहे हैं। तो बीजेपी का मोदी मित्र अभियान, जिसमें 150 मुस्लिमों को मोदी मित्र अभियान से जोड़ा जाएगा। पिछली बार सहारनपुर से बीजेपी देखा जाए तो नहीं जीत पाई थी और ऐसे में अब मोदी मित्र अभियान के जरिए 2024 के लिए बीजेपी की खास रणनीति इसे समझा जा सकता है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, जो उद्देश्य मोदी मित्र अभियान का है वो उद्देश्य जनता तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ में किस तरीके का माहौल है इस अभियान को लेकर? और देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए एक बड़ी मुहिम की तरफ से जुटी है। साफ तौर से इस बात को समझा जा सकता है, सहारनपुर में जहां पर मोदी मित्र का ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर अकेले सहारनपुर में आबादी मुसलमानों की 22 लाख से ज्यादा है। ये अपने आप में आंकड़ा 54% का है, जो ये बताता है कि मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करना कितना जरूरी है। इसके अलावा सहारनपुर के साथ साथ जो उसकी लगी हुई बेल्ट है, जो जिले हैं पश्चिम के, खासतौर से वहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है। और पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल नतीजों को लेकर नहीं आया था। यही बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में खासतौर से मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए इस मोदी मित्र के अभियान को चला रही है। और सिर्फ मोदी मित्र अभियान ही नहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूफी सम्मेलन किया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदरसों में योग के कार्यक्रम कराए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं वो लगातार कार्यक्रमों में इजाफा कर रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं को बुला रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम कार्यक्रमों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान नेता ही भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। ये एक उदाहरण देने की भी कोशिश हो रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के लिए और मुसलमान लोगों के लिए पूरी जगह है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के फेवर में काम कर रही है। लोगों की एक जो जहनियत बनी रहती है, एक दिमागी तौर से जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, इस बात की जहनियत को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं। और आपको बताऊं कि अभी जो नगर निकाय के चुनाव गुजरे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं पश्चिम और पूरब की जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके लिए माहौल बनाया गया और वो प्रत्याशी जीत कर आए। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कोशिशें की गई लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसका नतीजा भी नजर आया। तो ये मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कोशिश है और इसका पूरा जो केंद्र बिंदु है वो पश्चिम है, जहां पर भाजपा सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। किस तरीके से सामने निकल कर आ रहा है ये बताएंगे देवेश त्यागी देवबंद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेश, वहां पर आप मौजूद हैं और वहीं पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और वहां कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें वहां अगर लोग मौजूद हैं तो उनसे बात करके ये पूछिए उन्हें कैसा लग रहा है। मित्र हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहूंगा, सर्टिफिकेट दिखाएं, वो ये उनका सर्टिफिकेट है, आप इसको दिखाना चाहूंगा और उनसे जानता हूँ कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद किस प्रकार की योजना है, क्या आप क्या करेंगे? क्या नाम आपका? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने
ठीक से नहीं पहुंच पा रही है देवेश, लेकिन एक बड़ा अभियान है ये, और कहा जा सकता है कि तमाम जो मुसलमान हैं उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं और आज शाम को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आधिकारिक मुलाकात होगी। भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत होगा और उसके बाद शाम 8:30 बजे पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:15 बजे पीएम मोदी अमेरिका संसद को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के स्वागत में स्टेट डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। तो बेहद ही खास और भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। स्टेट डिनर में बहुत से ऐसे भारतीय व्यंजन हैं जिनको रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शाकाहारी भोजन रखा गया है। अमेरिका में मोदी ही मोदी हर तरफ सुनाई दे रहा है। अमेरिका में पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिए जाने वाले राजकीय डिनर में शामिल व्यंजनों को मीडिया प्रीव्यू में पेश किया गया। जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए आयोजित किए जाने वाले राजकीय रात्रि भोज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात को मेहमान साउथ लॉ के दूसरी तरफ एक पवेलियन में जाएंगे, जहां हर टेबल पर भारतीय ध्वज के रंग की तरह हरा और केसरी रंग के फूलों से सजा हुआ होगा। पीएम के लिए शाकाहारी खाना तैयार किया गया है। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने मेन्यू तैयार करने के लिए शेफ नीना काटिस और व्हाइट हाउस के अन्य शेफ के साथ काम किया। पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित होने वाले स्टेट डिनर में बाजरा से जुड़े व्यंजनों को शामिल किया गया। इसके अलावा डिनर के मेन्यू में लेमन योगर्ट सॉस, क्रिस्प्ड मिलेट केक, मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न सैलेड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवोकाडो सॉस और स्टफ्ड पोर्टेबेलो मशरूम जैसे व्यंजन शामिल हैं। As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. व्हाइट हाउस में पीएम मोदी प्राइवेट डिनर में शामिल हुए। पीएम मोदी जब डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार के लिए नायाब तोहफे भी ले गए। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को तोहफे में एक डायमंड दिया है। उन्होंने भारत में तैयार किया गया 7.5 कैरेट का हीरा तोहफे में दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को द 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद किताब के पहले एडिशन के प्रति तोहफे में दी है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बाइडेन को हाथ से बना चंदन की लकड़ी का डिब्बा, चांदी का सिक्का और तिल के बीज भी दिए हैं। तो ये तोहफे हैं। इस तोहफा को बाइडेन और उनकी पत्नी जिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, जो कि बहुत ही कीमती तोहफा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज 1,500 गरीब बेटियों की शादी कराई गई। चंपा देवी पार्क मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वैवाहिक जोड़ों को सीएम ने तोहफे भी दिए हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के भी 68 रजिस्ट्रेशन हुए थे। योगी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत साल 2017 से अब तक 2 लाख से ज्यादा शादियां करा चुकी है। 2017 से हर जोड़े की शादी पर 51,000 रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जाते हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि समाज को सशक्त करने के लिए महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकना होगा। सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने होंगे। एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो,
इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सांसद रवि किशन ने गाना गाया और मंच पर मौजूद सीएम योगी गाना सुनकर खुश नजर आए। बियर देहिया बियर सारी बियर सरसों सुहाना बा, क्या बात है, दीवाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा, सुहाना बा, बियर देहिया बियर सारी बियर सरसों। काहे कि जब दूल्हा तैयार होला हो और जब दुल्हन के देखेला तो जैसे भगवान शिव पार्वती का रूप, एगो मिलन, एगो जोड़ा कि हमार जीवन कटी इनके साथे, हमरे दुख में हमरे सुख में हमार का वो हाथ ना छोड़िया हो, हमरे साथ रही हमार पति, मरब जिया उन्हीं के साथे। और पत्नी कहा था कि जा हो कमा, कलकत्ता चल जा, कि दिल्ली की बंबई कि गोरखपुर रहा, कुल रोजगार तो यह बेढ़ाता। तब कहा था कि ओ जैसन सोच ले रहनी, आज कुल दुल्हन वैसे कहता है और कुल दुल्हा भी जिनके मन में लड्डू फूटता कि आज देखा महाराज जी बियाह करवा देना। ओ जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, जिया सावर नगोर बाड़ी हो, जैसन सोच ले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर नगोर बाड़ी हो, बड़ा नीक लागेला बलम। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल पटना में होने वाले विपक्ष की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर विपक्ष का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी यूपी में कई तरह के गठबंधन हुए हैं, लेकिन इस बार जनता का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिला है। एक हो रहा है पटना में, सपा मुखिया भी वहां जा रहे हैं, कैसे विपक्ष का कोई मतलब उत्तर प्रदेश के लिहाज से नहीं है। देश में हर लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की कवायद विपक्ष करता रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सर्वाधिक पूरी दुनिया में लोकप्रिय नेता हैं और देश और प्रदेश में माननीय मोदी जी के सामने कोई नेता ठहर नहीं रहा है। ये सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। जो गरीब जन कल्याण कार्यक्रम है वो जन जन तक पूरे देश में पहुंचे हैं। आज देश के हर नागरिक को, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है और इस किसान सम्मान निधि के साथ साथ उनको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का इंतजाम हुआ है। पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि से जोड़ा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में। हमारी पार्टी ने बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई में अब पीडीए से चढ़ाई की तैयारी है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को रखा गया है, लेकिन जनरल का जिक्र नहीं किया गया। यानी मोदी योगी के खिलाफ विपक्षी एकता को हवा देने के लिए अब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट के सहारे समाजवादी पार्टी मैदान में है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। जो महागठबंधन के संयोजक बने घूम रहे हैं नीतीश कुमार, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यू का खाता भी नहीं छोड़ेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा एक डूबता हुआ जहाज
आज तो होता हुआ सूर्य है। एप्लीकेशन है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। बीच में लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो चाहते हैं कि पी माने पिछड़ा, बी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक, ये वोट डाल देंगे तो जी लगा करके सामान्य का भी वोट ले लें। दरअसल बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। 24 के रण में बीजेपी की नजर हर वर्ग पर है और इसी समीकरण को साधने के लिए अब डोर टू डोर दस्तक भी दी जा रही है। यानी बीजेपी की रणनीति मंडल से लेकर बूथ स्तर तक है। पुराने सहयोगियों का साथ मिल रहा है। हर वर्ग, हर समुदाय को साधने का प्लान है। जन कल्याण योजनाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिससे एनडीए के योद्धा पीडीए का तोड़ निकाल सकें। यानी बीजेपी विपक्ष के हर पैंतरे को समझ चुकी है और 80-20 के खेल में समाजवादी पार्टी को घेर चुकी है। योगी जी के कानून व्यवस्था की बात देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया के मैं तमाम देशों में घूम के आया हूँ, वहाँ इस बात की प्रशंसा होती है। तो अखिलेश यादव किस मुंह से बात करते हैं? प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया? आज उत्तर प्रदेश मोस्ट सॉट फॉर डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। 35 लाख करोड़ के एमओयू उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने करा क्या है? वो जिन्होंने जितना सा देखा है उतना ही देखते हैं और उतना ही समझ में आता है, उनको कुछ समझ नहीं। दरअसल बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के प्लान के साथ ही आगे बढ़ रही है और इसी बात की चिंता विपक्ष को सता रही है। तभी तो अखिलेश यादव कांग्रेस से भी हाथ मिलाने से नहीं चूक रहे और बिना किसी पीएम फेस के सब एकजुट हो रहे हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। अखिलेश के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी और केजरीवाल भी शामिल होंगे। विपक्षी एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग होनी है। यानी इस बैठक में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति तय होनी है और इस चेहरे से भी पर्दा उठ सकता है, जिसके सहारे सभी विपक्षी दल पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए पीछे पीछे नजर आएंगे। और यही वजह है कि खुद को सर्वोच्च साबित करने के लिए सभी अपने अपने प्लान पर काम कर रहे हैं और इसी प्लान का हिस्सा है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर मायावती ने बैठक में पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। हालांकि मायावती फिलहाल एकला चलो रे की राह पर है, लेकिन उन्हें गठबंधन के लिए विपक्षी दलों से लगातार ऑफर मिल रही हैं। चौबीस के रण में दम दिखाने के लिए मायावती अकेले चुनावी मैदान में हैं। उनकी नजर उन सीटों पर है जिसे 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत हासिल की और उन सीटों पर फिर से जीत दर्ज करने के लिए वो एक के बाद एक बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, जिसमें चुनावी मुद्दों का जिक्र हो रहा है। मायावती ने चुनावी एजेंडा सेट करते हुए अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। मायावती ने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण, मजार का बुलडोजर, यानी बुलडोजर की राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती चीजों से बचना होगा। दरअसल मायावती का प्लान मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को तूल दे रही हैं। 1 घंटे तक लगभग मीटिंग चली है और इस मीटिंग में किस तरह से 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इसको लेकर के मंथन किया गया है। इसके साथ ही साथ पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में जो बसपा की परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। उनको इस बात की साफ तौर से हिदायत दी गई है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और बेहतर प्रत्याशियों के चयन के फॉर्मूले पर बसपा को इस बार खासा ध्यान रखना है। मायावती जिस वक्त अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही थी, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी, वो भी कांग्रेस के इशारे पर, यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो विपक्षी एकता की दीवार खड़ी हो रही है, उसमें बीएसपी की ईंट को भी लगाने की तैयारी हो रही है। और ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सांसद एसटी हसन की तरफ से आया है। उन्होंने भी बहुत सी सोशल इंजीनियरिंग भी करी है। एज ए नेता हम सब उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन विपक्ष में
के साथ आने के लिए हमारी सबसे यही दरखास्त है कि खुलूस नियत से साथ हो जाए। हम बीजेपी से लड़ें, आपस में ना लड़ें। बीएसपी समाजवादी से ना लड़े, बीएसपी बीजेपी से लड़े, तो वो खुलूस नियत माना जाएगा। दरअसल मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के बाद बीएसपी ही वो पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। यानी अगर बीजेपी को यूपी में क्लीन स्वाइप से रोकना है तो मायावती को विपक्षी गठबंधन में साथ रखना जरूरी है और इसी रणनीति के साथ कांग्रेस गठबंधन का हाथ बढ़ा सकती है। लेकिन मायावती ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। कांग्रेस और बसपा लड़ सकती है चुनाव। 40-40 लोकसभा सीटों पर चल रही बात। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे बीएसपी के प्रतिनिधि। पहले 3 राज्यों में साझेदारी की भी बात। यानी मायावती के पास गठबंधन के चौतरफा ऑफर हैं, लेकिन फाइनल फैसला बीएसपी अध्यक्ष का ही होगा। हालांकि कांग्रेस नेता अब भी गठबंधन के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं। बहुत से लोग जो पहले दूर खड़े थे करीब आ गए। मुझे उम्मीद है जब चुनाव की हवा चलेगी, आंधी में बदलेगी, तो उनका मतदाता उनसे कहेगा कि आप इस गठबंधन में शामिल हो। उनके विधायक कहेंगे। तो बहुत से दल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले नहीं थे, अब शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे, यही होगा। तो क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करने वाली है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ 2019 की तरह चुनाव लड़ने वाली है या फिर तीनों का 80 में बंटवारा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।